हेलो बच्चों। तो आज अभी हमारे पास है पेपर 23 जनवरी का शिफ्ट 1 का पेपर है। केमिस्ट्री का पेपर बच्चों हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सारा का सारा। देखो बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है उसमें दिया हुआ है करेक्ट ऑर्डर फॉर आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछा हुआ है। जो क्लोरीन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन है। बच्चों अगर हम इनको अरेंज करें, देखो सबसे पहले हमारे पास होगा एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। बच्चों सारे के सारे हमारे पास क्या है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं। ठीक है। तो क्या होगा, देखो कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसका होता है 3p1, सिलिकॉन का हो जाएगा 3p2, फॉस्फोरस 3p3, सल्फर हो जाएगा 3p4 और Cl हो जाएगा 3p5। नॉर्मली लेफ्ट से जब राइट में जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों इंक्रीज करती है, तो एनर्जी को इंक्रीज होना चाहिए। एक्सेप्शन जो हमारे पास आएगा वो आएगा फॉस्फोरस और सल्फर के अंदर, क्योंकि फॉस्फोरस के अंदर हमारे पास होता है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और बच्चों हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। इसकी वजह से सल्फर फॉस्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। और बच्चों जो ऑर्डर हमें मिलेगा वो मिलेगा एल्यूमिनियम से ज़्यादा सिलिकॉन, और सिलिकॉन के बाद बच्चों नंबर आएगा सल्फर का, फिर फॉस्फोरस का और Cl का। तो यहाँ पे जो चेंज होगा उसके पीछे रीज़न क्या आएगा, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो जो बच्चों हमारा ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, देखो पूछा है CO कोबाल्ट का हमारे पास है Br4 2 नेगेटिव। यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, कह रहा है एब्जॉर्ब लेसर एनर्जी देन COCl4 2 नेगेटिव। मुझे देखो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। हमें पता है कि जो Br नेगेटिव होता है बच्चों वो एक वीक फील्ड लिगेंड है एज कम्पेयर टू Cl नेगेटिव। जब हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है तो उसके अंदर हम बच्चों देखते हैं क्या, देखो I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं ऑक्सीजन वाले, जैसे वाटर आ गया, फिर नाइट्रोजन वाले आ जाएंगे, NH3 आ जाएगा, En आ जाएगा, सबसे लास्ट में होते हैं कार्बन वाले। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो ये हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ते हैं। तो बच्चों Br नेगेटिव हमारे पास जो है वो वीक फील्ड है एज कम्पेयर टू Cl नेगेटिव। तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, अगर Cl नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वो हमारी स्प्लिटिंग को बढ़ा देगा। देखो अगर हमारे पास में यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो बच्चों 3 ऑर्बिटल ऊपर होंगे, 2 ऑर्बिटल नीचे होंगे। ठीक है। तो जब स्प्लिटिंग हमारे पास है डेल्टा टी, और जब बच्चों हमारे पास में Cl नेगेटिव होगा तो स्प्लिटिंग हमारी हो जाएगी ज़्यादा। सो डेल्टा O विल बी मोर इन केस ऑफ Cl नेगेटिव एज कम्पेयर टू Br नेगेटिव। तो बच्चों जब स्प्लिटिंग ज़्यादा है तो इसका मतलब एनर्जी का गैप भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाने के लिए। Br के केस में क्या होगा, लेस एनर्जी डिफरेंस है तो यहाँ पे लेस एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब लेसर। ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेसर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी बात कहता है बच्चों, देखो COCl6 टू नेगेटिव हैज़ हायर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। बिल्कुल ठीक बात है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से उसकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है बच्चों, तो आंसर हमारे पास अगेन क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बच्चों एसिडिक स्ट्रेंथ की बात हम करें तो हमें पता है, देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो हमारे पास होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। ठीक है। ये देखो बच्चों जो फिनोल है, हमें फिनोल का एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है। उसके ऊपर जो ग्रुप लगे हुए हैं जैसे फ्लोरीन, तो बच्चों फ्लोरीन लगाता है -I, NO2 लगाएगा -R, और OCH3 लगाएगा बच्चों +R। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से जो थर्ड वाला है बच्चों, थर्ड वाला जो बच्चों हमारे पास है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। फिर नंबर आएगा फर्स्ट का, क्योंकि -I से विड्रॉ कम होता है एज कम्पेयर टू -R। तो बच्चों उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सेकेंड। ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे कम सबसे ज़्यादा हमारे पास है सेकेंड। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल दे रखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है बच्चों, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो नाइट्रेशन एट फास्टर रेट।
देखो बच्चों, जब हमारे पास बेंजीन होती है और बेंजीन पे जब हम नाइट्रेशन कराते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा लगता है NO2 पॉजिटिव, वो जा करके बेंजीन पे अटैक करता है। तो वो जो NO2 हमारे पास है इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या होगा, अब बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन पे बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बच्चों उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें चेक करना है किस बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। अगर बेंजीन पे बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज़ करेगा, जिससे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज। जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास पता लग गया हमें। अब चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। देखो, पहले वाले ऑप्शन में हमारे पास बेंजीन हमारे पास है, बेंजीन पे हमारे पास लगा हुआ है NO2। सेकंड वाले ऑप्शन में बेंजीन पे हमारे पास लगा हुआ है CH3। थर्ड ऑप्शन बच्चों लगा हुआ है एसिड, ये देखो। और फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास लगा हुआ है Br। ठीक है बच्चों, देखो NO2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, CH3 प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन लगाने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। एसिड भी बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास है। और हमें पता है ब्रोमीन जिसका -I डोमिनेट करता है ओवर +R, तो -I डोमिनेट करने की वजह से इट विल ऑल्सो एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बच्चों सेकेंड ऑप्शन जो हमारे पास है उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो नाइट्रेशन सबसे फास्ट हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका सेकंड। आगे चलते हैं बच्चों, देखो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, हमारे पास है वाटर लिक्विड स्टेट में है, 0.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर है, फिर वो कन्वर्ट हुआ वाटर गैसीय स्टेट में 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बच्चों पहली बात कि वाटर लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है गैस में। ठीक है, और 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। तो गर्म करने का मतलब है यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी बच्चों। तो क्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और एंडोथर्मिक प्रोसेस है, डेल्टा एच भी हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव। बच्चों जब हम पानी को गर्म करते हैं तो हम गैस जलाते हैं, तो हमें हीट देनी पड़ती है, फिर वाटर उस हीट को एब्जॉर्ब करेगा और अपना टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे तीसरा पूछा हुआ है वर्क डन। वर्क डन बच्चों हमने पढ़ा हुआ है, वर्क डन होता है माइनस का P डेल्टा V। बच्चों डेल्टा V की बात करें तो हो जाएगा V2 माइनस V1। तो बच्चों V2 हमारे पास है गैस और V1 हमारे पास है लिक्विड। तो V1 इज लेस देन V2। लिक्विड का वॉल्यूम बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू गैस, तो V1 को हम इग्नोर कर देंगे। और या फिर हम ये बोल सकते हैं सर डेल्टा V हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव। तो बच्चों नेगेटिव हमारे पास है, डेल्टा V पॉजिटिव है, सो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव। तो जो कंडीशन हमारे पास है बच्चों डेल्टा H पॉजिटिव, ठीक है, और वर्क डन हमारा नेगेटिव और डेल्टा H भी पॉजिटिव, तो ऑप्शन कौन सा मैच होगा, थर्ड। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में पूछा है, देखो हमारे पास है एल्काइन, हमने रिएक्शन कराई है H2 प्लेटिनम विद कार्बन। बच्चों कार्बन आने की वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और ये काम करेगा एज ए लिंडलार कैटलिस्ट। और हमें पता है पार्शियल हाइड्रोजनेशन होता है और हमारे पास सिस एल्कीन बनती है मेजर प्रोडक्ट में। वेरी गुड, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोडियम विद लिक्विड NH3, जो हमारा काम करेगा एज ए बर्च रिडक्शन। बच्चों यहाँ भी हमारे पास क्या होगा, पार्शियल रिडक्शन होगा, बर्च रिडक्शन हमारे पास है। और हमारे पास ट्रांस एल्कीन बनेगी मेजर। ठीक है, तो पहला बनेगा सिस, दूसरा बनेगा ट्रांस। एल्कीन बनेगी बच्चों, एल्केन में कन्वर्ट नहीं होगा, पार्शियल रिडक्शन कर रहे हैं। तो पहला सिस दूसरा ट्रांस। देखो बच्चों यहाँ पे दोनों सिस है, ये कट जाएगा, पहला सिस दूसरा ट्रांस, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलो बच्चों, देखो सेकंड हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन चैप्टर से दिया हुआ है, क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल का सॉल्यूशन। देखो बाइनरी सॉल्यूशन हमारे पास है, हमने एसीटोन को बच्चों मिक्स कर दिया कार्बन डाइसल्फाइड में।
बच्चों कार्बन डाइसल्फाइड हमें पता है नॉन पोलर होता है, ठीक है। और बच्चों एसीटोन कैसा होता है, पोलर होता है। तो पोलर के अंदर पहले डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन था, जैसे इसमें नॉन पोलर ऐड करेंगे इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसका मतलब दोनों का मिक्सचर शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन, दोनों का मिक्सचर क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा बच्चों, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन वाले ग्राफ को देख लेंगे, नेगेटिव वाले डेविएशन को हम ग्राफ को अपना कट कर देंगे, आइडियल भी नहीं है, तो ऑप्शन थर्ड और सेकंड हमारा कट हो गया। अब देखो बच्चों, अब हमारे पास क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड है जो नॉन पोलर है बच्चों, नॉन पोलर होने की वजह से उसमें प्रेजेंट होती है लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट अगर कम है बच्चों तो उसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। पोलर है, पोलर में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, और बच्चों डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन एक स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने की वजह से वो प्रेशर को कम क्रिएट करेगा, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या है, जो प्रेशर है वो पी नॉट वैल्यू वो कार्बन डाइसल्फाइड की ज़्यादा है, इसका मतलब कार्बन डाइसल्फाइड का जो पॉइंट होगा ना बच्चों वो ऊपर की तरफ होगा, और एसीटोन का जो कर्व है वो नीचे की तरफ आएगा, मतलब उसका बॉइलिंग जो प्रेशर है वो कम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बच्चों हमारा हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन में एसीटोन को ऊपर दिखाया हुआ है, एसीटोन का बच्चों प्रेशर कम होगा क्योंकि इसमें क्या है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है वो पोलर होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट आ जाएगा। चलो बच्चों, बच्चों जिन जिन्हें क्वेश्चन करेक्ट किए हैं और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारे पास बच्चों सवाल जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा हुआ है, क्लास 11th का चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ से सवाल पूछा हुआ है, एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन आया है। बच्चों देखो पहला ऑप्शन कहता है, ये ऑप्शन को सोल्व करेंगे, कहता है सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस आयन, सेकंड ऑर्बिट बच्चों किसका है, हीलियम प्लस का है। एनर्जी जूल में दे रखी है बच्चों, हमें एनर्जी का जनरल एक्सप्रेशन पता होनी चाहिए, जनरल एक्सप्रेशन होता है -21.7 इंटू 10⁻⁻19 जेड स्क्वेयर अपॉन में एन स्क्वेयर जूल पर एटम, ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो बच्चों एन की वैल्यू हो जाएगी 2, और हीलियम के लिए जेड की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2, बच्चों ये दोनों हमारे पास कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो हो जाएगी -21.7 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। देखो बच्चों कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो मैच करेगा वो मैच करेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, तो फर्स्ट से जो हमारे पास मैच करेगा वो थर्ड मैच करेगा, ठीक है। तो अगर हम उसकी बात करें तो दो है हमारे पास में, दो कट हो गए। बच्चों देखो सेकंड में दोनों में सेम है, इसको सोल्व करने का फायदा नहीं, हम थर्ड को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि थर्ड के बेसिस पे हम अपना फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में डिफरेंस पता लगा सकते हैं। थर्ड को सोल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास सी को अगर हम सोल्व करेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+, तो बच्चों एन की वैल्यू हो गई 1, लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, जेड की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3, इसको सोल्व करेंगे एनर्जी आएगी हमारे पास -21.7 इंटू 10⁻⁻19 इंटू जेड की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 3, 3 3 जा 9 अपॉन में 1 जूल पर एटम, ठीक है बच्चों। 21.7 अगर हमारे पास है, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, आ जाएगा 1.96 इंटू 10⁻⁻17, बच्चों आप इसको पूरा सोल्व कर लेना। तो ये हमारा जो ऑप्शन मैच करेगा वो करेगा फर्स्ट, तो बच्चों सी का फर्स्ट आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा, बाकी को आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन हमारा आंसर आ गया है तो बाकी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखो, प्योरिफिकेशन से बच्चों हमारे पास सवाल आया हुआ है, ठीक है। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं जीओसी के अंदर, ठीक है। वहाँ पे आया हुआ देखो, सब्लिमेशन हमारे पास है, सब्लिमेशन का मतलब बच्चों हमें पता है, सब्लिमेशन का मतलब होता है जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड स्टेट, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो जिस की मिक्सचर के अंदर से दोनों कंपोनेंट होते हैं, तो एक कंपोनेंट के पास अगर सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी है तो हम सब्लिमेशन के मेथड से हम उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। दिख रहा है, सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट दो सॉलिड सब्सटेंस व्हिच चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू वेपर विदाउट चेंजिंग एनी, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, बच्चों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब देखो स्टेटमेंट सेकंड है, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज रिड्यूस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन रिड्यूस, बच्चों में पता है जैसे हम पहाड़ों पे जाते हैं, पहाड़ों पे जब हम जाते हैं तो हमारे पास ऊपर की तरफ प्रेशर कम होता है,
तो आपने सुना होगा कि प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रेशर कुकर का यूज़ करते हैं। प्रेशर कुकर में क्या होता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है प्रेशर बढ़ने की वजह से। तो जो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है, रिएक्शन है, आर कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ये हमारे पास ग्राफ दिया हुआ है, पूछा है हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों देखो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। जब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ आता है, उस केस में बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास होता है 0, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के अंदर हमारे पास नेचुरल लॉग का ग्राफ बनता है टाइम के साथ में, और सेकेंड ऑर्डर में 1 अपॉन कंसंट्रेशन का ग्राफ बनता है टाइम के साथ में। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो बच्चों ठीक है, देखो जब हमारे पास है t इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 पे ए नोट की वैल्यू बच्चों हमारे पास है 0.6। ठीक है, और हमने पूछा गया है हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। बच्चों हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ होता है टी हाफ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारे पास, जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास आता है ए नोट बाय 2k। ठीक है बच्चों, ए नोट तो हमारे पास है, हमें के चाहिए, तो के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे ए इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी, जीरो ऑर्डर की इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और हमें कोई भी कंडीशन हमारे पास हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 0 पे हमारे पास कंसेंट, जब टाइम हमारे पास 0 है तो कंसंट्रेशन 0.6 है, और जब टाइम हमारे पास हो गया 100 तो कंसंट्रेशन कितना हो गया 0.55। ये कंडीशन पुट कर देंगे, तो ए हमारे पास हो गया 0.55 इज इक्वल टू ए नोट हमारे पास हो गया 0.6 माइनस के इंटू टाइम हमारे पास हो गया बच्चों 100। यहाँ से हम निकाल लेंगे अपना के, सोल्व कर लेंगे। सोल्व करके क्या आएगा, 5 इंटू 10 की पावर -4, के को यहाँ पुट करेंगे और टी हाफ निकाल लेंगे। टी हाफ आ जाएगा ए नोट 0.6 अपॉन में 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -4। बच्चों आप सोल्व कर लेना, सोल्व करके आंसर आएगा 600। दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों देखो हमारे पास दिया हुआ है साइनाइड CH3 CH2 CN, और बच्चों उसमें हमने ऐड किया SnCl2 प्लस HCl, रिडक्शन का काम करता है। ठीक है, और हमने डाल दिया वाटर। बच्चों ये हमारे पास हो गई स्टीफन रिएक्शन। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में हमारे पास है स्टीफन रिएक्शन, यहाँ पे हमारे पास एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। पहले इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है बच्चों, क्या बनता है इंटरमीडिएट, इमीन। इमीन का जब हम हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो बन जाता है एल्डिहाइड CH3 CH2 CHO। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, दूसरा रिएक्शन गिवन है जिसमें हमने ओजोलिसिस कराया। ओजोलिसिस में तो सिंपल करते हैं, पाई बॉन्ड को हटा देंगे, दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा देंगे, तो बनेगा बच्चों CH3 CHO। तो बच्चों दो टाइप के एल्डिहाइड बन गया हमारे पास। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, ए एंड बी आर मिक्स्ड एंड ट्रीटेड विद डाइल्यूट बेस। बच्चों दो एल्डिहाइड है, डाइल्यूट बेस डाल रहे हैं, इसका मतलब जो हमें रिएक्शन यहाँ पे करानी है वो करा रही है एल्डोल रिएक्शन। हम यहाँ पे क्या कराएंगे, एल्डोल रिएक्शन कराएंगे। और बच्चों जब एल्डोल रिएक्शन कराएंगे तो हमें पता है दोनों एल्डिहाइड हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, तो हमारे पास बनता है मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, डाइल्यूट एनएच डाल दिया हमने, तो सारे पॉसिबल प्रोडक्ट हमें बनाने पड़ेंगे। और हमसे पूछा है विच इज नॉट प्रोडक्ट, जो इनकरेक्ट है, जो नहीं बन सकता, तो क्या करेंगे बच्चों, बना के देख लेंगे। ठीक है, चलो पॉसिबिलिटी बनाते हैं। इस ऊपर वाली को हम रब कर देते हैं, आप इसको नोट कर लो, फिर हम यहाँ पे सारे अपने प्रोडक्ट्स बना के देखते हैं। देखो बच्चों पहला केस हम लेके चलते हैं, जब CH3 CHO CH3 CHO दोनों आपस में रिएक्शन कर लेते हैं, तो हमारे पास बनता है बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, जिसको हम क्रोटोन एल्डिहाइड बोल देते हैं। आपने इसको सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है क्रोटोन एल्डिहाइड। ठीक है, तो वो जो क्या क्रोटोन एल्डिहाइड हमारा बन रहा है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बना हमारा, क्रोटोन एल्डिहाइड है, मतलब फर्स्ट जो ऑप्शन है, जो प्रोडक्ट है वो बन सकता है। सेकंड में क्या करेंगे, प्रोपेनल की रिएक्शन करा देंगे प्रोपेनल से, CH3 CH2 CHO की रिएक्शन करा देंगे CHO के साथ में। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, एक का अल्फा हाइड्रोजन ले लो, एक ऑक्सीजन ले लो, दोनों को ज्वाइन कर दो। सबसे सिंपल है, एक मॉलिक्यूल में से दो अल्फा हाइड्रोजन निकाल देंगे और दूसरे में से ऑक्सीजन निकाल देंगे, हो गया वाटर का रिमूवल, बन गया एल्डोल प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा CH CH2 CH3।
ठीक है बच्चों देखो, तो एक कार्बन पे लगा हुआ है CHO, उस पे लगा हुआ है, उसके बगल वाले पे लगा हुआ है CH3, और फिर हमारे पास लगा हुआ है C2H5। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड जो हमारे पास है वो प्रोडक्ट बन गया। अब क्या करेंगे, दोनों का आपस में मिक्सचर ले लेंगे। CH3 CHO रिएक्शन किससे कर ले, CH3 CH2 CHO के साथ में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से निकालेंगे अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ से निकालेंगे ऑक्सीजन, तो बन जाएगा CH3 कार्बन CHO डबल बॉन्ड CH। बच्चों ये तो हम बना चुके हैं, ठीक है सॉरी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, CH3 CH2 दोनों के आपस में रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा CH2 CH2 CH3, और यहाँ पर भी CH2 CH3 आ जाएगा। ठीक है, एक कार्बन, ठीक है, 3 कार्बन हमारे पास हैं, इसको हटाएंगे, ये बनेगा इधर से। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा, देखो ये CH3 आ गया, ये CH3 आ गया, ये बन सकता है। ऑप्शन नंबर 3 में बच्चों देखो क्या है, जिस कार्बन से CHO अटैच है उसके ऊपर CH3 आ रहे हैं हर किसी में, लेकिन यहाँ पर इस कार्बन पर कोई CH3 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये वाला जो थर्ड प्रोडक्ट है ये हमारा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों जब डिफरेंट काइंड के हमारे पास एल्डिहाइड होते हैं तो हमेशा क्या बनता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ही बनता है। तो जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे वो हमें सारे बना के चेक करना पड़ेगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास है जो हमारा नहीं बन सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, देखो वो जो क्वेश्चन कह रहा है 12 की पी हमारे पास है, उसकी अमोनिया से रिएक्शन कराई। लास्ट टेस्ट में बच्चों जो हमारे पास सेम क्वेश्चन था। ठीक है, जब अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं बच्चों तो हमारे पास क्या बनता है, अमाइड बनता है। अमोनिया लगेगा क्योंकि हमने क्या डाल दिया, Br2 विद KOH। तो ये क्या कराएगा बच्चों, हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कराता है। हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन कराता है। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करा दिया, आइसोसाइनेट टेस्ट करा दिया, और हमने आइसोसाइनेट बना दिया। बच्चों अगर हम रिएक्शन को उल्टा लेके चले, देखो भाई हमारे पास बना आइसोसाइनाइड, ये देखो R ट्रिपल बॉन्ड C, इस पे हमने डाला था CHCl3 विद KOH। अगर ये नहीं डाला होता तो मतलब हमारा जो रिएक्टेंट रहा होता वो रहा होता NH2। ठीक है, और हमने इस पे कराई हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, तो Br2 विद NaOH, तो उसमें हमारा अमाइड रहा होता। बैकवर्ड में लेके चलेंगे और अमाइड बना देंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा Q बन गया बच्चों। अब हमने जब अमोनिया से रिएक्शन कराई थी तो हमारा अमाइड बना था, इसका मतलब पहले क्या रहा होगा, एसिड रहा होगा, क्योंकि बच्चों एसिड जो हमारे पास है वो रिएक्शन करेगा अमोनिया से और क्या बनाता है, अमाइड बनाता है। तो स्टार्टिंग मटेरियल हमारे पास क्या है, एसिड, तो हमारा पी क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। क्योंकि एल्डिहाइड रिएक्शन करेगा बेंजल्डिहाइड तो बनता है क्या बच्चों, इमीन। अमोनिया नाइट्रोजन NH2 तो करेंगे नहीं, और हमारे पास कीटोन है तो भी करेगा, लेकिन वो वहाँ पर आगे जाके फर्दर हॉफमान ब्रोमामाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। आगे चलते बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या ऑक्सिलेट है बच्चों, ऑक्सिलेट बाइडेंटेड लिगेंड होता है। हमारे पास है क्रोमियम, बच्चों क्रोमियम यहाँ पे जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, और क्रोमियम जब बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में होता है तो कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D3। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड की बात नहीं करते। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की बात हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करते। चलो थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों यहाँ पे ना, इसको कोबाल्ट कर लो, सेकेंड जो स्टेटमेंट है ना उसमें कोबाल्ट दिया हुआ है, एक क्रोमियम एक कोबाल्ट है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे जब हमारे पास स्प्लिटिंग होगी, देखो इस तरीके से 1 2 3, तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगा होगा T2G3 EG0। ठीक है, हमें CFAC निकालनी है, तो CFAC का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हमें पता है, -0.4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G प्लस 0.6 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स T2G में हमारे पास है 3, तो हमारे पास हो जाएगा CFAC इज इक्वल टू -0.4 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा, 4×3=12, माइनस का 1.2। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। पेयरिंग एनर्जी को नेग्लेक्ट करना है। दूसरे में कोबाल्ट है बच्चों, कोबाल्ट यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। बच्चों कोबाल्ट नॉर्मली एटॉमिक नंबर 27 होने की वजह से कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D7 4s2, लेकिन यहाँ पे क्रोमियम कोबाल्ट +3 में है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो बनेगा 3D6। ठीक है, अब ऑक्सलेट में बच्चों ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगेंड है, तो ऑक्सलेट यहाँ पे काम करता है एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। बच्चों 3D सीरीज का एलिमेंट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ऑक्सीजन कंटेनिंग काम करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो यहाँ पे बच्चों क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा। देखो तो 1 2 3 4 5 6, तो T2G में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे
वो 6 होंगे, Eg हमारा खाली है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे CFSE, कितना आ जाएगा -0.4 इंटू 6, 6 चौक 24 माइनस का 2.4, बच्चों दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, माइनस का 1.2 अपॉन में -2.4, माइनस से माइनस कट हो गया तो हो जाएगा 1/2। ठीक है बच्चों, आंसर क्या आ जाएगा इसका 1/2, CFSE जो निकाली हमने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों हमारे पास है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग 13th ग्रुप एलिमेंट। बच्चों देखो, कह रहा है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीजेज रेगुलरली डाउन द ग्रुप। क्या ये बात सही है? बच्चों ये बात हमारी सही नहीं है। 13th ग्रुप के अंदर रेगुलरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज नहीं होती। ठीक है, अगर हम पोलिंग स्केल भी बात करें, देखो हमारे पास होता है बेरियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास होती है 2, एल्यूमिनियम की होती है 1.5, गैलियम की हमारे पास होती है 1.6, इंडियम की 1.7, 1.8। एल्यूमिनियम जो हमारे पास मेटल है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रेगुलर ट्रेंड यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, तो पहले डिक्रीज हो रही है, फिर देखो 0.6 इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। ये जो हमने वैल्यू लिखी है बच्चों, ये हमने पोलिंग स्केल के बेसिस पे लिखी है, हमारी एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो जो एनसीईआरटी में वैल्यू की ना उसी के बेसिस पे बात करते हैं। अब देखो, आयनिक रेडियस डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, बच्चों डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज हमारा इंक्रीज करता है, बिकॉज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया बच्चों, इनकरेक्ट हो गया। अब कह रहा है बोरोन हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, बिल्कुल सही बात है। जब आयनाइजेशन एनर्जी की बच्चों हम बात करते हैं तो हमारे पास एक W बनता है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा बच्चों इस तरीके से। ठीक है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, तो जो बोरोन है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, तो स्टेटमेंट सी इज करेक्ट। आगे तो क्या कहता है, ट्राई क्लोराइड ऑफ एल्यूमिनियम मतलब AlCl3। और जो AlCl3 में हमारे पास क्या होता है, जो एल्यूमिनियम होता है उस पर +3 चार्ज होने की वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा हो जाती है। पोलराइजिंग पावर बच्चों क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से अकॉर्डिंग टू फजान रूल इसका कोवेलेंट नेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और ये कोवेलेंट बन जाता है, दैट मीन्स ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट। तो बच्चों आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, सी और डी। ठीक है, ओके आगे चलते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट के बेसिस पे, देखो बच्चों हमारे पास है बेरियम बेयर्स अनसैचुरेशन टेस्ट। बेयर्स रिएजेंट बच्चों हमने पढ़ा हुआ है। बेयर्स रिएजेंट हमारे पास क्या होता है, बेयर्स रिएजेंट हमारे पास होता है 10% कोल्ड एल्कलाइन KMnO4। ठीक है बच्चों, क्या करता है, जो हमारे पास एल्कीन होता है उसमें सिन डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो बेयर्स रिएजेंट में जो KMnO4 का जो कलर है ना वो डिसअपियर हो जाता है, तो पिंक कलर डिस्चार्ज मतलब डिसअपियर, वो खत्म हो जाता है क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है। तो बच्चों ए का तो हमारे पास हो गया फोर्थ, ए का हमारे पास कौन सा आ गया, फोर्थ आंसर आ गया। ठीक है, ए के फोर्थ के बेसिस पे हमारे पास दो ऑप्शन है, दो को हम कट कर देंगे। आगे देखो, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट बच्चों, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट होता है टेस्ट फॉर एलिफेटिक एल्कोहल, एलिफेटिक एल्कोहल, एलिफेटिक एल्कोहल जो हमारे पास है इस टेस्ट को पॉजिटिव देता है, और रिजल्ट में हमें यहाँ पे रेड कलर देखने को मिलता है, ये हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट बच्चों आपको सबको पता है, टॉलरेंस टेस्ट होता है फॉर एल्डिहाइड। टॉलरेंस टेस्ट में हमारे पास क्या होता है, एजी सॉलिड स्टेट में बनता है, दैट मीन्स सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, FeCl3 टेस्ट होता है फिनॉल के लिए, एरोमेटिक अल्कोहल फिनॉल के लिए टेस्ट होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वॉयलेट या पर्पल कलर बनता है, ये हमें याद होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो हो जाएगा, तो अगर हम सबको मैच कराएंगे तो हमारा आंसर जो बनेगा वो बनेगा थर्ड। ठीक है, डी का फर्स्ट हो गया। चलो बच्चों आगे चलते हैं, ये आपको याद कर लो बच्चों, सारे कलर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं बार बार। आगे देखो बच्चों, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सवाल आया हुआ है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बच्चों हमारे पास सेल बनाया हुआ, देखो एक हमारे पास है एनोड, एक हमारे पास है कैथोड।
एनोड पर हमारे पास ऑक्सीडेशन है। Ag जो हमारे पास है बच्चों वो कन्वर्ट हो रहा है AgCl में, तो रिएक्शन क्या बनेगी बच्चों, Ag प्लस Cl नेगेटिव विल फॉर्म AgCl प्लस में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकेंड हमारे पास है कैथोड। कैथोड पे रिडक्शन होता है जहाँ पे आयरन +2 कन्वर्ट हो रहा है +3 में, मतलब रिडक्शन होता है, तो +2 +3 है, तो हम जो रिएक्शन लिखेंगे वहाँ पे क्या लिखेंगे कि सर +3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके आयरन +2 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि कैथोड है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो ये रिडॉक्स हाफ सेल गिवन है, इसको हम अपने हिसाब से लिखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया बच्चों। नेट रिएक्शन जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी हमारे पास में Ag प्लस में Cl नेगेटिव प्लस में Fe+3 विल फॉर्म AgCl प्लस Fe+2। ठीक है, ये हमारे पास होगी नेट रिएक्शन। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम नॉस्ट इक्वेशन लिखेंगे। नॉस्ट इक्वेशन क्या कहता है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन में N। बच्चों इलेक्ट्रॉन चेंज हमारे पास 1 है, इनटू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में हमारे पास है Fe+2 और रिएक्टेंट में बच्चों हमारे पास Fe+3 है और इसी के साथ में Cl नेगेटिव भी है, तो प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट कर देंगे। अब कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है, देखो ई सेल विल इंक्रीज, हमें ई सेल को इंक्रीज करना है। ई सेल इंक्रीज कब होगा, जब ये पूरा फैक्टर डिक्रीज होगा। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है बच्चों, log Fe+2 अपॉन में Fe+3 इंटू Cl नेगेटिव को डिक्रीज करना है। log वाला फैक्टर डिक्रीज कब होगा, जब बच्चों डिनोमिनेटर को हम इंक्रीज कर दे और न्यूमिनेटर को कम कर दे, तो वैल्यू हमारी ओवरऑल अपने आप कम हो जाएगी। इसका मतलब हमें क्या करना है, Fe+3 और Cl नेगेटिव इन दोनों की कंसंट्रेशन को तो इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ पर प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में, और जो न्यूमिनेटर है उसको हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। तो वो जो Fe+2 को हमें डिक्रीज करना है, तो Fe+2 इंक्रीज हो रहा है, ये गलत हो गया, Fe+2 इंक्रीज हो रहा है, ये गलत हो गया, Fe+2 डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन Fe+3 क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो बच्चों फर्स्ट सेकंड फोर्थ गलत हो गया, आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड, जहाँ पे Fe+3 और Cl नेगेटिव दोनों हमारे पास हो रहे हैं इंक्रीज, उससे लॉग की वैल्यू डिक्रीज होगी और ई सेल हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, बच्चों इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। बच्चों आगे देखो, नेक्स्ट हमारे पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और बच्चों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर भी एप्लीकेशन से सवाल आया हुआ है, जब पढ़ते हैं ना एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन आवर एवरीडे लाइफ, वहां से ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, देखो, तो बच्चों निकिल 2+ है, निकिल 2+ ने डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट के साथ में कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। तो बच्चों कॉम्प्लेक्स हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ये देखो हम आपको कॉम्प्लेक्स बना के दिखाते हैं। ठीक है, CH3 एक पे होता है O नेगेटिव, एक पे लगता है OH। बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है इसमें, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये स्टेबल होता है। तो ये आपको कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो OH है ये अपने आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स इज स्टेबलाइज थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज वेल। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, देखो, निकिल 2+ फॉर्म चेरी रेड कलर कॉम्प्लेक्स विद DMG लिगेंड, बिल्कुल ठीक बात है, ये आपको पता होना चाहिए कलर। अच्छा ठीक है, ओके, निकिल 2+ कॉम्प्लेक्स विद DMG कंटेन 2 रिंग ऑफ 5 मेंबर। देखो बच्चों एक रिंग हमारे लेफ्ट में बन रही है, एक में राइट बन रही है। देखो मेंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दो रिंग बनी है, दोनों 5 मेंबर की है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट। अब देखो निकिल 2+ हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बच्चों देखो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे हम देख पा रहे हैं DMG के ऊपर माइनस चार्ज है, दो DMG, दो नेगेटिव, निकिल पे क्या हो गया, +2, तो निकिल हो गया बच्चों +2, कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3D8। बच्चों जब निकिल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, निकिल कहाँ पर है बच्चों, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो बताओ बच्चों जहाँ पे जो नाइट्रोजन कंटेनिंग है वो वीक फील्ड की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा। बच्चों यहाँ पे जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं दे विल वर्क एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से वो पेयरिंग करा देगा और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी DsP2 और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 0। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन सी जो हमारे पास है वो गलत हो गया। कल देख लेंगे एक बार।
ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी देखो, निकिल 2+ कॉम्प्लेक्स डीएमजी सोल्यूबल एट पीएच इज इक्वल टू 9। तो बच्चों जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो सोल्यूबल होता है लोअर पीएच पे, कॉम्प्लेक्स इज सोल्यूबल एट लोअर पीएच ना कि हायर पीएच। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड दो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है और लास्ट की दो स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आपको याद रखना है बच्चों स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर कि जो नाइट्रोजन हमारे पास है, नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड निकल +2 में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है। ठीक है, चलो बच्चों आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 18, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बच्चों देखो, रिड्यूसिंग शुगर नॉन रिड्यूसिंग शुगर दोनों को पता लगाना है, बहुत ही ईजी ट्रिक है। क्या कि जो एनोमेरिक कार्बन है उसको हम चेक करते हैं। अगर हमारे पास प्रेजेंट है फ्री एनोमेरिक कार्बन, अगर फ्री एनोमेरिक कार्बन अगर हमारे पास है इसका मतलब हमारा जो शुगर है वो रिड्यूसिंग है। लेकिन अगर हमारा एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है तो हमारे पास कैसा होगा, नॉन रिड्यूसिंग। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, पहला कार्बन। देखो बच्चों ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा एनोमेरिक कार्बन है वो फ्री है, मतलब उस पर फ्री OH प्रेजेंट है। यहाँ पे देखो OH फ्री है, OH है, लेकिन यहाँ पे OH फ्री नहीं है, यहाँ पे इन्होंने ईथर बना लिया तो ये फ्री नहीं है। अब इसने बॉन्ड बना लिया बच्चों, ईथर बन गया। हमें क्या करना है, फ्री। फ्री करने का मतलब होता है OH प्रेजेंट हो, क्योंकि जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है तो एनोमेरिक कार्बन पे OH आता है, तो फ्री का मतलब है OH आना चाहिए। तो जहां जहां पर एनोमेरिक कार्बन पे OH फ्री होगा वो रिड्यूसिंग होगा। ठीक है बच्चों, और जहां पर वो कुछ भी बॉन्ड बना लेगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बॉन्ड बनाए, ईथर बनाए, इसका मतलब अब वो फ्री नहीं है, तो कैसा हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा बच्चों। इसी वजह से जितने भी पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो सारे नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, क्योंकि उनका एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं होता। बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक, आप उसको पता लगा याद रख लो, वहां से हम सवाल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी हमारे पास कैसे हो जाएंगे बच्चों, नॉन रिड्यूसिंग हो जाएंगे। ठीक है, सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 19, फ्रॉम द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स गिवन। ठीक है, HNO3 गिवन है, NF3 गिवन है, H2SO4 गिवन है, O3 गिवन है। कंसीडर द मॉलिक्यूल्स हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों जब हम HNO3 बनाते हैं तो हमारे पास इस तरीके से बनता है, एक डेटी बॉन्ड O बनता है, एक बनता है OH। नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता नहीं है, ऑक्सीजन पे होता है। जब डेटी बॉन्ड बनता है तो 3 लोन पेयर होता है, तो हमारे पास हो गए 4 और 3 7, टोटल HNO3 में टोटल हमारे पास 7 लोन पेयर हो गए। जबकि अगर NF3 की बात करें, ये देखो, तो एक लोन पेयर हमारे पास होगा नाइट्रोजन पे, और फ्लोरीन पे बच्चों 3 होते हैं, 3 6 9 और एक 10, टोटल लोन पेयर हो गए 10। एक फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास बच्चों H2SO4, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये OH और ये OH। तो सल्फर पे कोई लोन पेयर नहीं, क्योंकि सल्फर ने 6 बॉन्ड बना लिए। एक ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं और टोटल ऑक्सीजन हो गए 4, तो हमारे पास लोन पेयर हो गए 8। O3 की बात करें बच्चों, O3 हमारे पास होता है बेंट शेप में, पता है हमें। ये देखो, तो जिस ऑक्सीजन ने डेटी बॉन्ड बनाया उस पर 3, जिसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उस पर 1, बाकी पे हो गए 2, 3 4 5 6, तो टोटल लोन पेयर हो गए 6। तो बच्चों हमारे पास जो मैक्सिमम लोन पेयर हमारे पास है वो NF3 में। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि द बॉन्ड एंगल वेयर M इज द सेंट्रल एटम। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बॉन्ड एंगल के बारे में बात करनी है बच्चों। देखो जो NF3 हमारे पास बनता है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, तो आइडियल कंडीशन में उसका जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए वो 109.28 डिग्री होना चाहिए। लेकिन हमारे नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है, सो बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर रिपल्शन होता है और बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा तो 109.28 से कम होगा। देखो 110 तो होगा नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 102, 109.28 से कम होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारा 102। बच्चों ड्रैगो जो कंपाउंड होते हैं ना उनका होता है नियरली इक्वल टू 90, तो 90 नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, इसको 100 के आसपास की रेंज में ही रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। बच्चों को अब हमारे पास इंटीजर क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, इन द रिएक्शन सीक्वेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज द मास इन ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट सी ऑब्टेन्ड। देखते हैं बच्चों सी क्या बनता है। देखो सबसे पहले हमने कराया SN विद HCl, रिडक्शन है, मेटल विद प्रोटॉन सोर्स, NO2 को रिड्यूस करके NH2 में कन्वर्ट कर देगा, रिडक्शन कराएंगे और हमारा NO2 कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। बच्चों फिर हमने कराया एसाइलेशन, ये देखो
एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में हम रिएक्शन करा रहे हैं, एसाइलेशन हो जाता है। क्यों कराते हैं? ताकि हमारा पैरा प्रोडक्ट बन जाए मेजर। कंट्रोल्ड तरीके से हम रिएक्शन कराते हैं ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होता है ऐसा। बच्चों फिर हमने कराया ब्रोमीन विद आयरन। बच्चों होता पैरा पे है लेकिन पैरा सब्स्टिट्यूटेड है, तो फिर हम कहाँ करा लेंगे? ऑर्थो पे करा लेंगे, लेकिन एक ही बार कराएंगे क्योंकि असाइलेशन हो रखा है। ठीक है, असाइलेशन नहीं होता तो तीनों जगह करा देते हैं। अब बच्चों खास बात हमें ध्यान क्या रखनी है कि हमने ब्रोमिनेशन तो कराया लेकिन वाटर इसमें ऐड नहीं किया। मतलब जो हमारे पास यहाँ पे जो ग्रुप एसाइलेशन हो गया है इसको रिमूव नहीं करना। अगर यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होता तो यहाँ पे वापस से NH2 जनरेट हो गया होता, लेकिन अभी NH2 जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, तो देखो जो मॉलिक्यूल हमारे पास है, ठीक है, वो जब रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा प्रोडक्ट C। 1 मोल की रिएक्शन करेंगे, 1 मोल ऑफ A will produce 1 मोल ऑफ C। ठीक है, तो बच्चों A का अगर हम मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो इसका मोलिकुलर वेट हमारे पास आ जाएगा 137। तो मोल्स ऑफ A कितना आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। तो 137 डिवाइड बाय 137 हमारे पास आ गए 1। ठीक है, और जो प्रोडक्ट C बना है इसका मोलिकुलर वेट निकाल लो, आप पूरा निकाल लेना बच्चों। इसका मोलिकुलर वेट आएगा 228। ठीक है, तो अगर इसका वेट निकालना पड़े तो क्या करेंगे? मोल्स मल्टीप्लाई में मोलिकुलर वेट। तो मोल्स तो 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई कैसे कर दो? 288 से, तो आ जाएगा 288। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? 288। आगे चलते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है C5H11Br रिएक्शन करता है एक्वस केओएच से। बच्चों एक्वस केओएच का काम होता है सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, कह रहा है हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर फॉर्म। बना लेते हैं बच्चों, सारे के सारे 5 कार्बन है, तो पहले कहाँ 1 2 3 4 5 कार्बन बनाया, हम यहाँ पे Br लगा दिया। ठीक है, इसी के अंदर ही आप यहाँ पे Br लगा देंगे। ठीक है, अब चेन आइसोमर बना लो इसके, 4 कार्बन की चेन, एक हमने लगाया CH3। अब इसमें जितनी पॉसिबल है Br वो लगा लो। देखो बच्चों, एक Br हमने यहाँ लगा दिया, एक Br हमने यहाँ लगा दिया, एक Br यहाँ लगा दिया, और एक Br हमने यहाँ तो लगा चुके थे। एक मिनट, लास्ट वाले कार्बन पे लगा देंगे। ये देखो यहाँ पे लगा दिया Br। अब बच्चों एक पॉसिबिलिटी और है, 4 कार्बन की चेन, अब 3 कार्बन की चेन बना लो। ठीक है, और 2 इसमें क्या लगा देंगे? साइड ग्रुप। सारे कार्बन सेम है, कहीं पे भी क्या लगा दो आप? Br लगा दो। ठीक है, अब क्या करना है? सिंपल चेक कर लो, क्योंकि Br हटेगा उसके ऊपर OH लगना है। तो अब Br वाले कार्बन को चेक कर लो, जहाँ जहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव होगा वो हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यहाँ पर लगा हुआ है हाइड्रोजन। बच्चों ये हमारे पास कायरल कार्बन मिल गया और ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पर हमारा OH लग जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये वाला जो कार्बन है ये हमारा कायरल है, सो इट विल बिकम ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ देखो, कुछ यहाँ पे OH लगेगा, दोनों ग्रुप सेम हो गए CH3 तो ये इनएक्टिव है। यहाँ देखो यहाँ पे हमारा OH लग जाएगा। ठीक है, OH लगते ही यहाँ पे क्या होगा? OH H कायरल कार्बन हो गया। कायरल कार्बन होते ही क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पर कोई कार्बन कायरल नहीं है, तो हमारे पास टोटल 3 मॉलिक्यूल हमारे पास हैं जो कैसे हैं? कायरल है। तो OH लगने के बाद बच्चों को फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमें रीअरेंजमेंट नहीं करवानी, विदाउट रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो सिंपल हम यहीं पे चेक कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो x ग्राम ऑफ प्योर Cl2 रिएक्शन करता है BaOH होल ट्वाइस से। ठीक है, तो बच्चों रिएक्शन आपको आनी चाहिए। नेट बैलेंस रिएक्शन हमारे पास होती है 6 मोल्स ऑफ Cl2 प्लस 6 मोल्स ऑफ BaOH होल ट्वाइस विल फॉर्म BaClO3 होल ट्वाइस प्लस में 5 मोल्स ऑफ BaCl2 प्लस में 6 मोल्स ऑफ H2O। बच्चों रिएक्शन हमारे पास आनी चाहिए। ठीक है, तो फिर हम यहाँ से क्या बोलेंगे? देखो 6 मोल्स ऑफ BaOH होल ट्वाइस रिएक्ट विद 6 मोल्स ऑफ Cl2, 6 मोल्स ऑफ BaOH होल ट्वाइस रिएक्ट विद 6 मोल ऑफ Cl2। इसका मतलब 1 मोल से करेगा। ठीक है, तो निकाल लेंगे मोल्स ऑफ क्या चीज़ बच्चों? देखो BaCl2 निकाल लेंगे, BaOH होल ट्वाइस निकाल लेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम कर लेंगे, मोल्स आ जाएगा।
तो 1 × 25 वॉल्यूम को कन्वर्ट कर लो 1000 में, ये मोल्स आ जाएंगे। इतने ही मोल्स किसके होंगे? Cl2 के। और मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मोलिकुलर वेट से। तो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मोलिकुलर वेट ऑफ Cl2, कितना हो जाएगा बच्चों? 71। ठीक है, इसको जब पूरा सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.775 और नियरेस्ट इंटीजर हम यहाँ पे कर देंगे इसका 2 ग्राम। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है, देखो हमारे पास क्या कह रहा है, NH3 हमारे पास है हाफ N2 प्लस 3/H2 हमारे पास है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम P टोटल जो हमारे पास है वो हमारे पास है √3 ATM इक्विलिब्रियम पे। ठीक है बच्चों, Kp की वैल्यू गिवन है और अल्फा गिवन है x × 10⁻⁻1 √2, हमें x की वैल्यू बतानी है। ठीक है बच्चों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे NH3 1/2 N2 प्लस 3/2 H2। देखो बच्चों, इनिशियली टाइम 0 पे हमारे पास वैल्यू है 1 एट t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा अल्फा/2 और ये हो जाएगा 3/2 अल्फा। बच्चों Kp गिवन है, अल्फा गिवन, तो हमें पहले मोल्स लेने पड़ते हैं। अब हम यूज करेंगे डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। टोटल प्रेशर हमारे टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे हमारे पास आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2 प्लस 3/2 अल्फा। ठीक है, तो हो जाएगा 1 प्लस में अल्फा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हम यूज करेंगे डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम हमारे पास जो गिवन है। ठीक है बच्चों, लगाओ Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ N2 की पावर 1/2 प्रेशर ऑफ H2 की पावर 3/2 अपॉन में प्रेशर ऑफ NH3। तो मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स से मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। सोल्व करो बच्चों इसको, तो हो जाएगा अल्फा/2 मोल्स डिवाइड बाय टोटल 1 प्लस अल्फा इंटू पी टोटल। इस पूरे की पावर में क्या आएगा बच्चों? 1/2 इंटू प्रेशर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आ जाएगा 3/2 इंटू अल्फा डिवाइड बाय टोटल मोल्स हो जाएगा 1 प्लस अल्फा और टोटल प्रेशर Pt की पावर 3/2 डिवाइड में 1 माइनस अल्फा अपॉन में 1 प्लस अल्फा, मोल फ्रैक्शन आ गया इंटू टोटल प्रेशर हो गया Pt। बच्चों इसको सोल्व करना पड़ेगा। देखो Kp की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितना? 9 और टोटल प्रेशर हमारे पास गिवन है √3। सिर्फ अल्फा है जो हमें नहीं पता, उसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो Kp हमारे पास गिवन है 9 अल्फा/2 1 प्लस अल्फा, टोटल प्रेशर हमारे पास है √3 की पावर 1/2 3 अल्फा √3 अपॉन में 2 इंटू 1 प्लस अल्फा की पावर 3/2 अपॉन में 1 माइनस अल्फा अपॉन में 1 प्लस अल्फा √3। ये बच्चों सोल्व करो, अल्फा सोल्व कर लो, अल्फा का आंसर निकाल लेना। और बच्चों अल्फा की वैल्यू हमारे पास आएगी ऑलमोस्ट 0.86 के समथिंग आएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना इसको किससे? ठीक है, तो हमारे पास जो पूछा है वो पूछा x × 10⁻⁻1, तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं 8.6 × 10⁻⁻1। ठीक है, तो राउंड ऑफ करके 8.5 to 8.6 आप इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, मतलब 8 to 9 तक इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, आप इसको अच्छे से सारे क्वेश्चन सोल्व कर लो। हमारे पास लास्ट में आंसर की भी गिवन है, आप इसको चेक कर सकते हो।